बाय इलेक्शन NA-75 का इंतखाब जो कि मुतनाज़ हो चुका है, उससे मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन में आज बहुत ही अहम समात हुई है, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक गहमा गहमी। जनाब, सेनेट इंतखाबात के लिए दो अहम रुकन हैं जिनके कागजात नामजदगी को चैलेंज किया गया था। इनमें से एक है तहरीक इंसाफ के फैसल वावडा और दूसरे मुस्लिम लीग नून के परवेज रशीद साहब। आज इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने सेनेट इलेक्शंस के लिए फैसल वावडा को इन और परवेज रशीद साहब को आउट कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसल वावडा को सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दिया। फैसल वावडा की नामजदगी की दोहरी शहरियत छुपाने पर चैलेंज की गई थी पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर मंदोखेल उनकी जानिब से। तो जनाब, अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने फैसला मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि कागजात नामजदगी से मुतल्लिक जो हमारे इख्तियारात हैं वो बड़े महदूद हैं, लिहाजा जो अपील कुनिंदा हैं अगर वो चाहें तो आईनी दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। लेकिन फैसल वावडा अहल करार दिए गए हैं, सेनेट इंतखाबात में वो हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही साथ इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने मीडिया को केस की कवरेज से मना किया, यानी कमरा अदालत में कोई भी मीडिया पर्सन ना जा सका। आज इसके ऊपर भी बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया, उसको भी अपने एनालिस्ट से डिस्कस करेंगे। जनाब, दूसरी जानिब परवेज रशीद साहब मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर अहम रहनुमा हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद को सेनेट इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया। उन्हें कहा जी आप इंतखाब नहीं लड़ सकते, क्योंकि परवेज रशीद के जो कागजात नामजदगी थे वो रिटर्निंग अफसर ने पंजाब हाउस की इंतजामिया का नाइंदहिंदा होने की बिना पर मुस्तरद किए थे। अब परवेज रशीद साहब ने इसको चैलेंज किया था। आज आरओ की जो फैसला है उसको बरकरार रखा गया है। परवेज रशीद साहब आपको याद दिलाते चले कि इन्होंने इस फैसले के खिलाफ, ये जो पंजाब हाउस का नादहिंदा होने का फैसला है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वो मुंतजिर हैं। इसको भी जरा डिस्कस करेंगे। गो के ये जो दोनों फैसले हैं ये मुख्तलिफ हैं, तो हम अपने एनालिस्ट से ये दरख्वास्त करेंगे और चाहेंगे कि मुख्तलिफ ऑप्शंस हमें दें इसके ऊपर। लेकिन मुमासलत बड़ी है तो उस सारे को यकजा करके डिस्कस करेंगे। बुनियादी सवाल कुछ यही कि ये जो दोनों केसेस हैं इसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले दुरुस्त हैं, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं दोनों के लिए, और अलग अलग डिस्कस करेंगे। हसन निसार साहब, मुनीफ फारूक साहब, इरशाद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब और बेनज़ीर शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मुनीफ फारूक साहब, क्योंकि कानूनी मामला है, आज समात हुई, बड़ी चीज़ें डिस्कस हुई दोनों की, तो आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। सबसे पहले ये बताएं कि जैसे मैंने पहले कहा, आपने इब्तदाइये में भी, दोनों मुख्तलिफ केसेस हैं, मुमासलत काफ़ी है। क्या आपको लगता है कि जो एक खालिस्तन एतराज़ उठाया गया है फैसल वावडा वाले केस में कि इख्तियारात महदूद हैं, क्या होता है तरीक़ाकार? क्या आरओ का इस्तेहकाक होता है, इख्तियार होता है, वो चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है किसी बुनियाद पर, या फिर जब चैलेंज कर दिया पिटिशन तो उसके बाद फैसला ले सकता है ट्रिब्यूनल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दो मुख्तलिफ केसेस हैं। खालिस्तन अगर बैसियत कानून के तालिब इल्म की अगर मैं अर्ज़ करूँ तो जो फैसल वावडा साहब का मामला है उसके अंदर ये बात इलेक्शन ट्रिब्यूनल की दुरुस्त है कि इख्तियारात महदूद होते हैं। उन्होंने बेसिकली देखना ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि इनएलिजिबल या डिस्क्वालीफाई करती है कैंडिडेट को सेनेट का इंतखाब लड़ने से। अब इसके अंदर जो फैसल वावडा साहब का जो मामला है, जिसके अंदर जो सारी कंट्रोवर्सी है, अगर आप उसको एवेल्यूएट करें तो फैसल वावडा साहब का, ये व्यूअर्स के लिए भी जानना ज़रूरी है कि इशू क्या था। फैसल वावडा साहब ने जब MNA का इलेक्शन लड़ा, उसके लिए कागजात नामजदगी जमा कराए 2018 में, उन पर एतराज़ ये था कि जो कि मौजूद भी है फैक्ट के ऊपर, कि उस वक्त जब उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए वो उस वक्त भी अमेरिका के शहरी थे और उन्होंने उस वक्त अपनी जो शहरियत थी वो अनाउंस नहीं की थी। और उस कागजात नामजदगी जमा कराने के काफ़ी दिनों बाद उन्होंने वो उसका जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट किया। टेक्निकली फैसल वावडा साहब जब लास्ट डेट थी उस वक्त तक वो एलिजिबल नहीं थे बहैसियत MNA इंतखाब लड़ने के। अब वो एक टेक्निकल नुक्ता है, उसके ऊपर फैक्ट भी बड़ा क्लियर है क्योंकि फैक्ट सामने मौजूद है, लिखी पड़ी बात है। फैसल वावडा साहब के इस मामले को MNA बनने के बाद चैलेंज किया गया। फैसल वावडा साहब और उनके वकला ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी इसको डिले करते रहे, इस पूरे मामले को अवॉइड करते रहे। एक दफ़ा कोर्ट से रेप्रिमांड भी हुए, जुर्माना तक हुआ, लेकिन उन्होंने सक्सेसफुली ये इंश्योर किया कि ना वो कोई प्रॉपर जवाब फाइल करें और ना ही इस मामले का कोई फ़ैसला आए। इलेक्शन कमीशन ने भी इसमें मुतअद्दिद मौके दिए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये मामला लिंगर ऑन होता रहा। फैसल वावडा साहब ने सेनेट के अंदर आने की इसलिए कोशिश की क्योंकि पता था कि और ये असद उमर साहब ने भी रिकग्नाइज़ की है ये बात कि एतराज़ात इसलिए उनके ऊपर जो पार्टी के अंदर से भी किए गए वो जायज़ थे क्योंकि वो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन बनती थी बाद नज़र में, और उनको खुद पता था कि अगर मेरिट के ऊपर बात होगी तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा क्योंकि मैंने गलत मिस रिप्रेजेंट किया है अपने एलिजिबिलिटी के हवाले से।
इसी तरह फैसल वाडा साहब ने खुद को सेनेट का अहल बनाने के लिए उन्होंने सारा प्रोसीजर किया। अब अभी तक टेक्निकली फैसल वाडा साहब के खिलाफ कोई फैसला नहीं आया, कोई नैब की इंक्वायरी या कोई और चीज़, उसकी कोई अहमियत इसलिए नहीं है कि इंक्वायरी या इल्ज़ामात तो आप 10 लोगों पर लगा दें, ना कोई रेफरेंस है, ना कोई अभी तक उस तरह कार्रवाई हुई है, ना उनको कोई समन किया गया है। हाँ, ये एक मामला है, लेकिन इसके अंदर फैसल वाडा साहब के वकला और उनकी और जहाँ से भी उनको ये असिस्टेंस मिली वो उन्होंने इंश्योर किया कि उनके खिलाफ फैसला कोई ना आए। लिहाजा टेक्निकली फैसल वाडा साहब के खिलाफ देयर इज़ नो जजमेंट अगेंस्ट हिम, देयर इज़ नो डिक्लेरेशन अगेंस्ट हिम, हेंस वो एलिजिबल करार पाए हैं, ना सिर्फ ईसीपी से बल्कि ट्रिब्यूनल से भी जब एतराज़ हुआ तो वो अहल करार पाए हैं सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल से कि वो सेनेट का इंतखाब लड़ सकते हैं। जहाँ तक परवेज़ रशीद साहब की बात है वो भी मैं अर्ज़ कर दूँ, परवेज़ रशीद साहब के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि जी पंजाब हाउस में ये रुके और मुख्तलिफ अदवार के अंदर और तकरीबन कोई 90-95 लाख रुपए का इनका जो ड्यूज़ थे वो इन्होंने पे नहीं किए। परवेज़ रशीद साहब का मौक़िफ़ ये है कि जी मुझे एक दिन पहले बताया गया, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें 2 दिन का वक्त दिया कि जी आप ये पेमेंट कर दें। परवेज़ रशीद साहब का ये मौक़िफ़ रहा है कि भाई मैं तो पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब भी पेमेंट करने की कोशिश की गई है लोग अपनी सीटों पर नहीं होते। जब ये मामला इलेक्शन कमीशन ने इनको रिजेक्ट कर दिया, इनके जो पेपर्स थे, अब जो ट्रिब्यूनल होता है वो भी लाहौर हाई कोर्ट के जज के ऊपर एक मुश्तमिल होता है, उसके सामने गया तो वहाँ जो कंट्रोलर थे पंजाब हाउस के, उन्होंने कहा जी कि मुझसे तो किसी ने रब्ता नहीं किया, मैं हॉस्पिटल में था। परवेज़ रशीद साहब कहते हैं जी कि मैं पैसे भरने के लिए तैयार हूँ। उनके वकील के 2 आर्गूमेंट्स थे, एक ये कि जी वो पहले तो चेक कराए ना कि वो रहे भी हैं कि नहीं, ये तो उनको विंडिकेट किया, उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है या ये मामलात हैं। लेकिन परवेज़ रशीद साहब का मौक़िफ़ अब भी ये रहा है कि मैं पैसे भरना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट मुझसे लेना नहीं चाह रही या पंजाब हाउस मुझसे लेना नहीं चाह रहा। इसके नतीजे में आज जो आर्गूमेंट्स हुए उसके नतीजे में परवेज़ रशीद साहब के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसने भी उनके कागजात को रिजेक्ट किया। परवेज़ रशीद साहब के पास कानूनी तौर पर ऑप्शन है जिसका आपने भी जिक्र किया, वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, और अगर वाकई कोई ऐसा सिचुएशन है तो परवेज़ रशीद साहब के वकला को बल्कि उनको भी एक एविडेंस देना पड़ेगा कि कौन पैसे लेने से मना कर रहा है। क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन ने ऑन द फर्स्ट प्लेस कह दिया था कि आप ये 95 लाख रुपए जमा करा दें तो आप अहल हो जाएंगे लड़ने के लिए, आपके पेपर्स एक्सेप्ट हो जाएंगे, तो कौन ऐसा शख्स है या कोई लोग हैं जो कि उनसे पैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे जबकि वो देना चाह रहे हैं। अब ये परवेज़ रशीद साहब का वर्जन है और जो कोर्ट के अंदर आज हुआ, जो कि जिसकी रिपोर्टिंग हुई है, ये बात सारी हमारे सामने है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर क्या परवेज़ रशीद साहब उस वक्त तक सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि उन्होंने पैसे भर दिए हैं और उनके साथ क्या हुआ है, उसका अब आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अभी तक टेक्निकल बुनियादों पर दोनों फैसले आपको दुरुस्त लग रहे हैं, खालिस्तान टेक्निकल बुनियादों पर? अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो मैं किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, एक छोटा सा सवाल क्लियर कर दीजिएगा। जी हाँ, ठीक है। अच्छा, एक छोटे से नुक्ता क्लियर कर दीजिएगा मुनीब, आज जब परवेज़ रशीद वाले केस में उन्होंने ऑफर की कि हम भर देते हैं, तो क्या ये ट्राइब्यूनल का इस्तेहकाक नहीं था कि उनको कह देते या गुंजाइश नहीं थी इसके कि कह देते कि ठीक है आप जितने हैं आपके उसमें पैसे पेंडिंग ड्यूज हैं वो क्लियर कर दें और उसके बाद आरओ के पास ले जाएं दोबारा पेपर्स? अलीना, मैं जाहिर बात है जो अदालत के अंदर अब इलेक्शन का वो जो ट्रिब्यूनल होता है वो भी, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि एक जज साहब भी सर्विंग जज प्रिजाइड कर रहे होते हैं सारे मामले को, तो ये उनका इस्तेहकाक यकीनी तौर पर है और वो ये कर सकते थे कि जी कंडीशनली एक्सेप्ट करते हैं, ये आपको 2 घंटे का वक्त देते हैं, आप ये पे ऑर्डर बनाएं, उसका जो भी था इसका पे ऑर्डर बनाएं और इसकी कॉपी साथ नथी करें, एफिडेविट दें, जो भी प्रोसीजर है वो करें और आप कौमी खजाने में जमा कराएं और आप अहल हो जाते हैं। उनकी अपील को रिजेक्ट कर देना, ये थोड़ी सी बात समझ में मतलब ज़रा थोड़ा सिंक करने में मुश्किल हो रही है। हाँ, उनके पास ऑप्शन ज़रूर है कि वो चले जाएं सुप्रीम कोर्ट में और इस रसीद के साथ चले जाएं कि जनाब अब तो मैं भर गया हूँ, भर दिए मैंने पैसे, तो अब मुझे एलिजिबल करार दिया जाए और तो मेरे खिलाफ कोई है नहीं मामला।